आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बानो और एहसान का बलूचिस्तान में कत्ल। जी हां, पिछले व्लॉग में हमने इस सारे वाकये को आपके सामने तफसील से रखा था। अब इसमें कुछ नई मालूमात आई हैं जिनसे आपको अपडेट करते हैं। ये ऑनर किलिंग का वाकया, जिसकी वीडियो ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, दिलखराश वाकया है। सभी लोग परेशान हैं कि किस तरीके से एक निहत्ती औरत जिसने हाथ में कुरान करीम पकड़ रखा है, उसको भेड़ियों ने किस तरीके से गोलियों से छलनी किया। और गोलियों से छलनी करने वाले कोई और नहीं थे, उसके अपने खानदान के लोग थे, उसके अपने रिश्तेदार थे, उसका अपना गालिबन सगा भाई था। इसका बैकग्राउंड आपको अभी बताते हैं, क्योंकि अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और उस एफआईआर से यह पता चलता है कि कत्ल का हुक्म देने वाला कौन सा सरदार था। तो इसका बैकग्राउंड यह है कि तकरीबन 1.5 साल पहले बानो और एहसान ने अपनी मर्जी की शादी की, जिससे घर वाले नाराज थे और उन्होंने उनके साथ 1.5 साल बातचीत नहीं की। 1.5 साल के बाद उन्हें कहा कि अब हमारा गुस्सा कम हो गया है, हम तुमसे सुलह करने को तैयार हैं, तुम घर वापस आ जाओ। घर वालों के बार बार कहने पर वो इस चकमे में आ गए और घर वालों को वापस मिलने आ गए। ये वो मालूमात हैं जो हमें ग्राउंड से रिपोर्टर्स बता रहे हैं या हमें मीडिया से मिल रही हैं। जब वो घर वापस आए तो उनके घर वालों ने उन्हें साथ लिया और सरदार शेरबाज, जो वहां के सरदार हैं, बड़े ही को शेरबाज हैं, वाकई इतना घटिया काम किया उन्होंने, नाम उनका शेरबाज है, पर उनके पास ले गए और उनको सारा वाकया सुनाया कि इस तरीके से इन्होंने मर्जी की शादी की है, हमारे जो रस्मों रवाज हैं उन्हें तोड़ा है। तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद उन दोनों को वहां से लेकर गाड़ियों में डालकर एक और उजाड़ बियाबान जगह पर लेकर जाया गया, जहां से आप वीडियो में देख सकते हैं। आप पुलिस की एफआईआर अगर आप पढ़ें, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो उसमें वाजे तौर पर तमाम लोगों के नाम हैं। 3 गाड़ियां हैं, उनके नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, उनके कलर्स, उनका मेक, सब कुछ इस एफआईआर में दर्ज है। और बताया जाता है कि वहां से उन्हें उतार के गाड़ियों से, जो आपने वीडियो में भी देखा, उस खातून को जब उसके साथ जबरदस्ती करने की, मतलब धक्कम पेल करने की या गाली गलोच करने की कोशिश की जाती है, तो वो दलेर खातून ये कहती है अपनी लोकल जुबान में कि जिरगे का फैसला है कि मुझे गोली मारी जाए, इसलिए सिर्फ गोली मारो और कोई तौहीन मत करो, क्योंकि जिरगे ने तुम्हें यह हक नहीं दिया। वाकई बहादुरी की बड़ी मिसाल आपको सामने नजर आई, मतलब कि उन हालात में जहां उसे पता था उसे कत्ल कर दिया जाना है और शायद कहीं कोई उम्मीद भी हो कि शायद ये कहीं छोड़ दे, लेकिन उसने अपनी जो इंटेग्रिटी थी, जो उसकी दिलेरी थी, उस पर उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। बहरहाल फिर उस वीडियो में नजर आता है, जो माजरत के साथ मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ही दिलखराश है, बहुत ही वो वीडियो जो है वो ग्राफिक है। यूट्यूब के कवानीन भी अलाउ नहीं करते, लेकिन करते भी हों तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपका दिल खराब होगा। एक निहत्ती औरत सामने जाकर खड़ी हो जाती है, हाथ में कुरान करीम है और उसके अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले उसको गोलियों से भून डालते हैं। पहली गोली पर नहीं गिरती, 4-5 गोलियां खाने के बाद गिर जाती है तो वो रुकते नहीं है, उसके पास जाकर उसके सर का पास से निशाना लेकर उसको गोलियां मारते हैं, जब तक कि उसकी रूह जिस्म से नहीं चली जाती। वहां खड़े उसको गोलियां मारते रहते हैं। यही हशर वो उसके शौहर एहसान का करते हैं। तो अब जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान, उन्होंने ये बताया है कि ईद से 3 दिन पहले का वाकया था। पुलिस एफआईआर में भी यही लिखा है और पुलिस एफआईआर ये कहती है कि तकरीबन 45 दिन के बाद ये वेबसाइट, ये जो वीडियो है, ये वायरल हुई है। आप गौर कीजिए कि अगर ये वीडियो ना बनी होती पहली बात, और सोशल मीडिया पर ना आई होती, तो इस वाकये का किसी को पता भी ना चलता और कोई इस पर एक्शन नहीं लेता। यही तो बात है कि ये जो सरदार है, वो भले कबीलों के सरदार बलूचिस्तान में हो या केपी में ट्राइबल एरिया में हो, या जो अपने आप को सरदार समझते हैं पूरे मुल्क के, हमारे फील्ड मार्शल साहब हों, तमाम के तमाम इसीलिए तो सोशल मीडिया से खाइफ भी हैं और नाराज हैं। इसीलिए तो सोशल मीडिया को इंतशारी टोला कहते हैं। लेकिन आज बानो और एहसान की जो कहानी, दास्तान, जो उनकी स्ट्रगल या जो उन पर होने वाला जुल्म है, वो कभी सामने ना आता अगर सोशल मीडिया ना होता। आज सोशल मीडिया की वजह से उनकी एफआईआर कटी गई है और अभी तक मेरा ख्याल है इसमें से कुछ 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पाकिस्तान का जो कवानीन है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इनके साथ हो। अल्लाह ही है जो इंसाफ दिलवाए, क्योंकि अदालतों के अंदर जब ये लोग गए तो इनको मेरे ख्याल में छोड़ दिया जाएगा। जज साहब कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई इसके अंदर चिलतर इस्तेमाल होंगे और इनकी जाँ बख्शी कर दी जाएगी। बहरहाल सरकार ने अपनी मदईयत में ये मुकदमा दर्ज किया है, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने अपनी मदईयत में किया, क्योंकि अगर बानो या एहसान के किसी घरवाले की मदईयत में यह होता तो कबीले के प्रेशर की वजह से यह बहुत जल्द सुलह हो जानी थी। इसमें 780A और दहशतगर्दी की दफात भी हैं, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त लगी हैं। लेकिन इस केस को फॉलो अप करते रहेंगे। मुझे इंसाफ की तवक्को तो नहीं है, मैं आपसे झूठ बोलूं खामखा, लेकिन चलें, कम अज कम कुछ हिलजुल तो हुई है। ये जो सरदार शेरबाज और इनके साथियों ने जो ये घटिया काम किया, इसके ऊपर चलें, और कुछ नहीं तो इनके नाम, इनकी तस्वीरें और इनके लिए लान तान जो है वो पूरी पब्लिक के अंदर इस वक्त बात हो रही है।
दिलखराश वाकया है, पूरा पाकिस्तान परेशान है क्योंकि वीडियो के ऊपर सब कुछ पाकिस्तानियों को देखने में मिला है। लेकिन पहला वाकया तो नहीं है, आपको पता है कि किस तरीके से ऐसे ही काम हम कई और जगहों पर भी करते हैं। याद कीजिए जिस तरह तैयबा राजा को एक पुलिस वाले ने गिरेबान से पकड़ के खींचा था, वो क्योंकि चौधरी साहब के अहकामात थे तो वो ठीक था, लेकिन अब क्योंकि सरदार एक ट्राइबल एरिया में कर रहे हैं तो हमें बड़ी तकलीफ है। मैं ये नहीं कह रहा दोनों वाकयात को बिल्कुल इक्वलाइज नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ये जो खवातीन के ऊपर ताकत को इस्तेमाल करने का हमारे यहाँ आला तरीन ओहदों से इजाजत दी जाती है और इस्तेमाल करवाया जाता है, उसका शाखसाना फिर नीचे तक आम खवातीन को भुगतना पड़ता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। सेनेट का इलेक्शन वो कहते हैं ना कि एक बंदा भी डट जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। खुर्रम ज़ीशान डट गए, बाकी दोस्त प्रेशर कह लें, रवादारी कह लें, पार्टी डिसिप्लिन कह लें, उसके नाम पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इरफान सलीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन हैं, कल बात करते हुए रो दिए, उनकी आवाज़ भरा आई। बनती भी है क्योंकि बहुत ही पुराने कारकुन हैं और सेनेट की सीट पर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हक उनका बनता था, लेकिन उनको ये सीट छोड़नी पड़ी और वजूहात आप सबके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि उस तफसील में अब जाने की जरूरत है क्योंकि आप सब उस तफसील को जानते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा सुनवाता हूं, फिर आपको पता चले कि पॉलिटिकल पार्टीज में वर्कर्स की जिंदगी के हालात क्या हैं। इसलिए वहां उनके वर्कर की आवाज भी भरा आई और जो सीट उनको मिलनी चाहिए थी वो अशराफिया और सरमायादार ले उड़े, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन में इस जो कागजात नामजदगी थे वो तो वापस ले लिए, लेकिन अपना दुख आपको और हमें सबको सुनवा गए। उनकी जब मैंने वीडियो देखी तो तकलीफ बहुत हुई, यकीन कीजिए, शर्मिंदगी भी हुई, तकलीफ भी हुई, लेकिन जाहिर है जब तक खान साहब के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन की रसाई वापस नहीं हो जाती या जब तक वो रिहा नहीं हो जाते, मेरा नहीं ख्याल कि इन मामलात को दुरुस्त करने की मुझे कोई भी इस वक्त तक कम अज़ कम कोई शक्ल नजर आती है। बहरहाल ये सुनिए, इरफान सलीम ने जब अपने कागजात वापस लिए तो उन्होंने क्या और किस तरह से कहा। हम अपनी पार्टी की लीडरशिप को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जो है वो किसी का गुलाम नहीं है। हम लीडरशिप को ये पैगाम देना चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सिर्फ गोलियां खाने के लिए नहीं है, सिर्फ वो जख्मी होने के लिए नहीं है। उनके बच्चे, उनके खानदान, वो सब जो है वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े। आपको और हम सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को वो मकाम देना होगा। अरबाब साहब बैठे हुए उस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी थे, इन्होंने मुझे कहा कि आप अपने हल्के का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे से खान साहब से हमारी मुलाकात हुई थी 2018 के इलेक्शन से पहले, हमें बुलाया गया, जो पुराने लोग थे उनको बुलाया गया था और उनसे कहा गया था जो भी वहाँ पे बातें हुई इनमें, उन्होंने फिर मुझे साइड पे बुलाकर मुझे कहा कि इरफान आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। मैंने वहां पर भी उनको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमने कभी भी तहरीक इंसाफ की इंटेग्रिटी के ऊपर, इमरान खान के विजन के ऊपर और इमरान खान के नजरिए के ऊपर कभी भी हमने सौदा नहीं किया। सुन लिया आपने, ये बहुत ही हमारे तगड़े कारकुन हैं, इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, बहुत इन्होंने लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने काम किया हुआ है और इनके साथ जो हुआ है उस पर मुझे ज़ाती हैसियत में बहुत शदीद रंज है, दुख है, मलाल है। आगे चलते हैं, जो खुर्रम ज़ीशान है उन्होंने इनकार कर दिया, जहां पर इरफान सलीम, आयशा बानो और दूसरे दोस्तों ने अपने कागजात नामजदगी या अपने जो उम्मीदवारी के कागजात थे वो वापस ले लिए, तो वहां खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि मैं नहीं लेता। वो एक डट गया और उसकी वजह से अब बिला मुकाबला इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन की तरतीब कुछ ऐसी है कि हर बंदा एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ता बल्कि प्रेफरेंसेस के ऊपर होती है। तो अभी सभी का इलेक्शन होगा, कम अज कम जनरल नशिस्तों का इलेक्शन तो अब खुर्रम ज़ीशान के ना हटने की वजह से होगा। देखते हैं अब इस इलेक्शन के नताइज क्या निकलते हैं, कितना पैसा चलता है, क्योंकि जो अगली चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए भी हैरान कुन होगी, और वो ये है कि अब जो गवर्नर केपी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि वो मुआहदे पर काम नहीं हुआ, मतलब कि इलेक्शन अब ओपन हो गया है और वो बिला मुकाबला वाला काम खत्म हो गया है, तो अब हम ज्यादा से ज्यादा सेनेटर्स से वोट लेंगे। दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एमपीएस से वोट लेंगे सेनेटर्स के लिए। दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि हम अब वोट खरीदेंगे, मतलब कि खुला पैसा चलाने की बात अब गवर्नर जो केपी हैं कुंडी साहब, उन्होंने वाजे तौर पर इशारा दे दिया कि अब पैसा चलेगा और हम वोट खरीदेंगे और वोट खरीद कर जो है वो अपने उम्मीदवारों को पढ़वाएंगे। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्शन के लिए वहां पर फेडरल कांस्टेबलरी को लगा दिया गया है। हल्फ किस तरीके से लिया गया वो भी आपको बता दिया था हमने। इतवार वाले दिन अदालतें कैसे खुली थी इस सारे काम के लिए वो भी आपको बता दिया। और वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि 2/3 अक्सरियत चौधरी साहब को सेनेट के अंदर चाहिए, क्योंकि अगर आइन में 27वीं तरमीम करनी है और आर्मी चीफ रहते हुए मुल्क के हेड ऑफ स्टेट आपने बनना है, तो फिर ऐसे हालात के अंदर आपको 27वीं तरमीम की जरूरत होनी है और उसके लिए सेनेट के अंदर ज्यादा सीटें चाहिए, जिसके लिए ये तमाम काम जो है वो बहुत ही सुबह रफ्तारी के साथ किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर इस वक्त लंदन से आपके सामने रखते हैं, जहां पर बरतानिया लंदन में
आज ही के दिन बरतानिया में इस वक्त तक वहां ये काम शुरू हो चुका होगा या शुरू हो जाएगा। आदिल राजा जो साबिक मेजर हैं, रिटायर्ड हैं पाकिस्तान आर्मी से और लंदन में रहते हैं, पहले अपना व्लॉग भी करते थे, अभी भी सोशल मीडिया पे आप उनको देखते हैं। और दूसरी तरफ उन पर केस किया हुआ है आईएसआई के साबिक सेक्टर कमांडर पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने। जी, इनको शायद गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो मिस्टर एक्स कहा जाता था उस जमाने में, इन्होंने केस किया है और अब वो केस जो है वो डेफेमेशन का है। और मोहित पीरजादा ने इसके ऊपर बड़ा एक तफसीली थ्रेड लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो आदिल राजा हैं उनके पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो इनके डेफेमेशन के कोई भी पैसे वापस अदा कर सकेंगे। वो तो ये जो केसेस लड़ रहे हैं वो भी क्राउड फंडिंग के साथ लड़ रहे हैं। और उन्होंने, मोहित पीरजादा साहब ने ये भी बताया कि ये जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर जो आईएसआई के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, और जाहिर है आईएसआई और फौज के इमा पर ही वो ये मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके मुताबिक उन्होंने एक महंगा तरीन जो लॉ फर्म है वो हायर की है जो आदिल राजा के खिलाफ ये केस लड़ेगी। अगले आने वाले चंद दिन के अंदर इसमें क्या होता है वो आप सबके सामने आ जाएगा। इसमें जो गवाहान है उनमें शहजाद अकबर साहब इसमें गवाही दे रहे हैं, जाहिर है वो आदिल राजा की तरफ से अपीयर हो रहे हैं। इसके साथ साथ शाहीन सबाई बहुत ही वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर रहे हैं अखबारात के, बहुत एहतराम है उनका अखबारी हलकों के अंदर। और फिर कर्नल अकबर है, वो भी इसके अंदर गवाही के लिए अपीयर हो रहे हैं। देखते हैं ये सारे मामला किस तरफ चलते हैं। ये केस कल कह दिया, आज जब ये केस वहां पर मजीद चलेगा तो वहां से आपको खबरें भी आएंगी। जाहिर है जो पाकिस्तान का मीडिया होगा या वहां पर चैनल्स के नुमाइंदे हैं वो तो यकतरफा रिपोर्टिंग करेंगे कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब जीत गए हैं, पढ़ते लेते ही अदालत ने ये कर दिया और वो कर दिया। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या बनता है, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा कि आईएसआई से रिलेटेड, उनके ऑपरेशन से रिलेटेड, उनके जो सियासी ऑपरेशन है, उनकी जो सियासी इन्वॉल्वमेंट है उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें अब इंग्लैंड की आजाद अदालत के अंदर डिस्कस होंगी। अब ये मामला किस तरफ को जाता है ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा और जैसे ही देखेंगे आपके सामने भी रखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि कल मुस्लिम लीग नवाज ने लाहौर के अंदर फ्लैटीज होटल में उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस 90 शाहरा पे चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, वहां पर एक जबरदस्त हॉल है जहां पर फंक्शन किए जा सकते हैं। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी बहुत सारी जगह मौजूद है, असेंबली में तो बहुत सारी जगह मौजूद है और गवर्नमेंट नून लीग की है तो असेंबली में भी वो किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने फ्लैटीज होटल जो है वो चूज किया क्योंकि पैसा बहुत है और सरकारी पैसे के ऊपर डेफिनेटली ये दावत उड़ाई गई होगी या कागजों में कहा जाएगा कि सरकारी नहीं है, बाद में किसी और तरीके से पैसे पे कर दिए जाएंगे। बहरहाल तमाम एमपीएस को बुलाया गया और 216 या शायद 261 इनमें से कोई एक नंबर उनके जहन में है कि इतने एमपीएस हमारे पास होने चाहिए। फिर हमने सेनेट की ये जो नशिस्त है ये जीतनी है। ये मेरा ख्याल सेनेटर साजिद मीर साहब के इंतकाल के बाद ये खाली हुई थी। अब्दुल करीम साहब को उन्हीं के मेरा ख्याल है रूए रवान जो है आगे से उनको नामजद किया गया है सेनेट में नून लीग की तरफ से। और कल मरियम औरंगजेब साहबा ने, जो असल खबर आपको देते हैं, मरियम औरंगजेब साहबा ने ये जो मीटिंग फ्लैटीज होटल में हुई जहां चरगे उड़ाए गए उसको उन्होंने उसकी सदारत की है, मरियम औरंगजेब साहबा ने। और लोगों को यही बताया गया कि मरियम नवाज अब आ रही हैं, आधे घंटे में आ रही हैं, घंटे में आ रही हैं। तमाम एमपीएस को बांध कर बिठाए रखा गया ये बताकर कि मरियम नवाज आ रही हैं, अब आ रही हैं, आधे घंटे में आ रही हैं, घंटे में आ रही हैं। लेकिन मरियम नवाज ना आई। सब उन्हें ढूंढते रहे, किसी को नहीं पता था वो कहाँ थी, शायद गुम हो गई थी। लेकिन फिर जब हमने मालूम किया अपने जराये से तो पता चला वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। दुरुस्त सुन रहे हैं आप। अगर हमारी इस खबर का कोई डिनाइल दे दे तो जो जिम्मेदारी को कहेगा हम पूरी करने को तैयार हैं। मैं बिल्कुल आपको, जब मेरे पास सुनी सुनाई खबर होती है, जराये होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। मैं कैमरे की आंखों में देख के आप सबको बता रहा हूं कि कल जब ये मीटिंग हो रही थी फ्लैटीज होटल में जहां पे मरियम नवाज साहबा ने आना था, उस वक्त मरियम नवाज साहबा लाहौर में नहीं थी, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में थी। और आज सुबह वो वहां से रवाना हुई हैं या हो चुकी होंगी या अभी हो रही होंगी वापस लाहौर आने के लिए। उनके एमपीएस के साथ झूठ बोला गया, उनको नहीं बताया गया, उनको यही कहा गया कि वो लाहौर के अंदर ही हैं। लेकिन मैं भरपूर जिम्मेदारी से आपको बताता हूं कि वो उस टाइम अहम मुलाकातें कर रही थी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, जहां से आज वो वापस तशरीफ लाएंगी और सेनेट का वोट जो है वो असेंबली में आकर वापस डालेंगी। बहरहाल देखते हैं आगे ये मामला क्या चलते हैं। लेकिन ये जरा एक लैंड क्रूजर को देखिएगा। ये जो लैंड क्रूजर है ये सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से बताती है। ये लैंड क्रूजर मोहतरमा बीबी वढेरी साहबा की है। मुझे भी अजीब लगा नाम, लेकिन मुझे मेरे जराये ने यही बताया कि इनका यही नाम है, इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। ये एमपी है। मोहतरमा बीबी वढेरी साहबा ने अपनी गाड़ी के पीछे पूरे शरीफ खानदान की तस्वीर लगा रखी है। जी हाँ, आप देखिए, शहबाज शरीफ हैं,
खुद उनकी अपनी तस्वीर है, वडेरी साहबा की, मरियम नवाज हैं, शहबाज अपना नवाज शरीफ हैं, लेकिन एक तस्वीर गलत कर गई वो, ये मुझे नहीं पता क्यों कर गई। सफदर भाई की तस्वीर होनी चाहिए थी, उनकी तस्वीर की बजाय उन्होंने फिर शायद ओहदे की वजह से लगा दी, फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर लगा दी। ये मुझे समझ नहीं आई कि अगर शरीफ खानदान की तस्वीर लगानी है तो फिर वहां पर फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर क्यों लगी हुई, क्योंकि वो तो उनके रिश्तेदार नहीं है, ये तो वडेरी साहबा ही बता सकती हैं। लेकिन सफदर भाई मिसिंग थे, उसकी मुझे समझ नहीं आ सकी कि वो क्यों मिसिंग थे, क्योंकि अगर ये हुकूमती ओहदेदारों की तस्वीरें होती तो फिर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर तो ना होती, फिर तो एक तरफ चीफ मिनिस्टर होती, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर होती और फील्ड मार्शल साहब होते, तो समझ आ जाती कि ये हुकूमती ओहदों के हिसाब से उन्होंने तस्वीर लगाई। लेकिन उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी तो फिर ये बात यहां हो गई कि शरीफ खानदान की तस्वीर लग रही है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, तो फिर सफदर भाई को बीच में से गायब कर देना जो है मेरी समझ से तो बाहर है, और उनकी तस्वीर की जगह पर फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर लगा देना मैं नहीं समझ सका। अगर आप कुछ समझ सकते हो तो जरूर बीबी वडेरी साहबा के नाम जो भी आप अपना कॉमेंट देना चाहें, आर्गूमेंट देना चाहें, वो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। आगे चलते हैं और अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और अगली खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पर जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने वजीर आजम समेत तमाम काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आफिया सदीकी से रिलेटेड केस है। अदालत ये पूछ रही है कि हुकूमत जो है उसने क्या किया है आफिया सदीकी साहबा को छुड़वाने के लिए, उनकी जेल की सजा कम करवाने के लिए, उन्हें रिहा करवाकर पाकिस्तान वापस लाने के लिए। हुकूमत जवाब नहीं देना चाहती, लहतोलाल कर रही है, अदालत बार बार पूछ रही है, हुकूमत इनकार कर रही है, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हुकूमत नहीं दे रही। हाँ, ये बात अलग है कि इसी अदालत के अंदर इस चीज का इंकशाफ किया गया था कि ISI ने पकड़ के अमरीकी जो ओहदेदारान थे उनके हवाले आफिया सदीकी को किया था। ये माजी की जो पेशियां हुई थी उनमें हुआ था। अब अदालत कहती है कि हुकूमत अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे कि वो आगे क्या करना चाहती है, आफिया सदीकी को छुड़वाना चाहती है या नहीं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। तंग आकर जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने इस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। अब आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होती है वो आपके सामने रखेंगे। अभी तो छुट्टियां हो गई हैं, जस्टिस एजाज इसहाक आज से छुट्टियों पर चले गए, वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन उनको जबरदस्ती भेजा गया है। वापस आते हैं, देखते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर केस उन्हीं के सामने लगाते हैं या केस किसी और के सामने लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नोटिस दे दिया है और मामला जो है वो यहीं से दोबारा शुरू होगा। मुझे यहां से दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।